दोस्तों तो डेट है 29 जनवरी 2022। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। देखिए, जब भी मुझसे कोई मिस्टेक होती, चाहे वो करंट अफेयर्स में हो या पीआईबी में हो, अगले दिन मैं उस मिस्टेक को जरूर सही करवाता हूँ। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था पद्म अवार्ड, उसमें मैंने बताया था पद्म अवार्ड कमेटी को प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर बनाया जाता है। इसको हेड किसके द्वारा किया जाता है? तो मैंने कल आपको नाम नहीं बताया था, मैंने बोला था प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जो पद्म अवार्ड कमेटी होती है ये कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा हेड की जाती है। तो आप कभी भी निश्चिंत रहिएगा, अगर मैं कुछ भी गलत बोल जाऊंगा तो अगले दिन उसको सही करवाऊंगा, ठीक है? क्योंकि बहुत लेट नाइट रिकॉर्डिंग होती है तो कई बार याद नहीं रहता मैं क्या बोल गया। फिलहाल आज हम वापस देखते हैं। कल संडे है तो कल तो पीआईबी का आर्टिकल आएगा नहीं। एंजॉय करिए, आप पूरा डे रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये अगर 6 दिन की वीडियो आप देखते हैं तो बहुत बढ़िया मटेरियल आपके पास हो जाता है याद रखने के लिए, और आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है? तो एयर इंडिया का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। जो एन चंद्रशेखरन हैं, टाटा सन्स के चेयरमैन, वो कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से दिल्ली में मिले और मेरे ख्याल से सब कुछ फाइनल हो गया। तो एयर इंडिया का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है। आपको पता ही है, अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया ने 18,000 करोड़ की बिडिंग लगाई थी। सॉरी, टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ की बिडिंग लगाई थी एयर इंडिया को परचेज करने के लिए। तो वो कंप्लीट हो चुका है, देख लेते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एयर इंडिया की सारी जर्नी क्या है। तो ये द हिंदू का एक आर्टिकल है, कल का था, मैंने लिया इसको। एयर इंडिया आपको पता ही है 1932 में टाटा ग्रुप के फाउंडर जेआरडी टाटा द्वारा इसकी स्थापना की गई 1932 में एयर इंडिया की, ठीक है? अब ये 1932 के बाद 1946 यानी 1946 में क्या हुआ? टाटा सन्स को एयर इंडिया का नाम दे दिया गया। 1946 के बाद 1948 में क्या हुआ? एक मिसिंग है इसमें, गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर लिया किसको? एयर इंडिया को। तो 1946 में 1946 में जो ये नाम था टाटा एयरलाइंस, इसका नाम हो गया एयर एयरलाइंस यानी एयर इंडिया। फिर 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया। 1953 में एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है? फिर 1994 1995 में क्या हुआ? कई सारे प्लेयर्स आ गए मार्केट में, चाहे स्पाइसजेट हो, किंगफिशर हो, तो एयर इंडिया जो है शफल कर गई, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आ गए आपके मार्केट में, तो आपको दिक्कत होने लगी। 2001 के दौरान वाजपेयी गवर्नमेंट ने सोचा कि एयर इंडिया लॉस में जा रही है, क्यों ना इसके 40% स्टेक सेल कर दिया है, क्योंकि राइट विंग की गवर्नमेंट है और राइट विंग की गवर्नमेंट का हमेशा मानना होता है कि गवर्नमेंट का काम बिजनेसेस को रन करना नहीं है। तो इसलिए वाजपेयी गवर्नमेंट ने भी यही सोचा कि एयर इंडिया के स्टेक को सेल कर दिया है 40%, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। 2007 में एयर इंडिया को मर्ज कर दिया गया इंडियन एयरलाइंस के साथ, और इसने लॉसेस क्रिएट करने शुरू कर दिए। पहले ये प्रॉफिट बना रही थी, इंडियन एयरलाइंस लॉसेस बना रही थी, लेकिन जब से मर्ज की गई तो इसने भी लॉसेस क्रिएट करने शुरू कर दिए, क्योंकि आपका स्टाफ एक हो गया। मार्च 2018 में मोदी गवर्नमेंट को एक सपना आया कि 76% स्टेक इसके सेल कर देते हैं। और हमारे इंडिया में एक मेंटालिटी है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई भी प्राइवेट कंपनी काम नहीं करना चाहती। तो अगर आप 76% स्टेक सेल करोगे तो कोई बिडिंग नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है भले ही 24% शेयर आपके हों, लेकिन मालिकाना हक आप पूरा जताओगे तो भैया आपके साथ काम क्यों करेंगे? तो जब 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम 76% इसके शेयर यानी स्टेक सेल करना चाहते हैं, तो कोई बिडिंग नहीं आई। जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ने जैसे ही बोला हम इसके 100% स्टेक जो है सेल करना चाहते हैं, तुरंत बिडिंग आ गई। टाटा ग्रुप, एक बिडिंग ये थी, दूसरा स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह, दोनों की बिडिंग आ गई। अजय सिंह की बिडिंग में कुछ इशू रहा होगा, कम रहा होगा प्राइस, तो टाटा ग्रुप ने ये बिडिंग जीत ली। 18,000 करोड़ रुपए बोली लगाई गई टाटा ग्रुप द्वारा, और एयर इंडिया इनके पास चली गई। फाइनल डिसीजन 27 जनवरी 2022 को हुआ। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मुलाकात की गई, और एयर इंडिया वापस टाटा ग्रुप से चली थी, टाटा ग्रुप के पास आ गई। तो इसीलिए कहता हूँ धरती गोल है, जहाँ से आप चलेंगे, अगर चलते रहेंगे तो वहीं पहुँच जाएंगे। जैसे एयर इंडिया वापस पहुँच गई, 1932 से शुरू हुई और एग्जैक्ट 90 सालों बाद एयर इंडिया वापस अपने प्लेस पे पहुंच गई है 2022 में। तो एयर इंडिया का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। शेयर परचेस एग्रीमेंट भी हो चुका है, जो कि अक्टूबर 2021 में साइन किया गया था। शेयर परचेस एग्रीमेंट क्या होता है? एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, शेयर परचेस एग्रीमेंट। इसमें बायर यानी खरीदने वाला और बेचने वाला
दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। एक तरह से जो शेयर परचेस एग्रीमेंट होता है इसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं कि भैया इस आधार पर ये परचेज हुआ है, तो शेयर परचेस एग्रीमेंट इसलिए हुआ क्योंकि एयर इंडिया का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में किसी पब्लिक सेक्टर एंटिटी की नॉन पब्लिक सेक्टर यानी नॉन गवर्नमेंट एंटिटी को सेल किया जाता है, मोस्ट ऑफ द केस में प्राइवेट सेक्टर को। अब जैसे आईडीबीआई बैंक एलआईसी को सेल कर दी गई तो क्या वो स्ट्रेटेजिक हो गया? नहीं। अगर किसी प्राइवेट फर्म को सेल किया था तब वो स्ट्रेटेजिक होता है, जैसे एयर इंडिया। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एयर इंडिया का हो चुका है। अब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का करना है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का करना है। क्योंकि जो 2021 बजट की स्पीच थी उसमें निर्मला सीतारमण जी ने कहा था एयर इंडिया के बाद अपना टाइम आएगा, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनका भी डिसइन्वेस्टमेंट होना है। बजट 2021 में जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था विनिवेश का वो 2.14 लाख करोड़ था, लेकिन कोविड आ गया जिसकी वजह से कंप्लीट हो ही नहीं पाया। हालांकि ये 2.14 करोड़ प्रीवियस बजट का 3 गुना था, जो कि कंप्लीट होना भी मुश्किल था। वैसे जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है वो 3 तरीके से हो सकता है, जिसमें एक माइनर डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब गवर्नमेंट अपने पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रखती है, यानी 51% रखती है। एक होता है आपका मेजर डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें गवर्नमेंट अपने मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं रखती है यानी खो देती है। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसके पास चली जाती है? सामने वाली कंपनी के पास। और एक कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेटाइजेशन होता है, जो कि एयर इंडिया का हुआ, पूरी तरह से डाइल्यूट कर दी गई। 18,000 करोड़ में एयर इंडिया शेल हो गई। किसको? टाटा सन्स को, एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, भूपेंद्र यादव जी हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। हाल ही में वो एड्रेस कर रहे थे मेजर इकोनॉमिक फोरम, जो कि यूएस के स्पेशल इन्वॉय ने हेड किया क्लाइमेट चेंज के लिए। स्पेशल इन्वॉय यूएस के हैं जॉन कैरी। तो मेजर इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस किया किसने? भूपेंद्र यादव जी, जो हमारे क्या हैं? इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। खास ये है कि इन्होंने बताया पंचामृत पे फोकस करना चाहिए। बीजेपी के ज़्यादातर मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट की जो है बड़ाइयाँ बताते रहते हैं, ठीक है, तो उसी में से एक है भूपेंद्र यादव जी। इन्होंने बताया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। COP26 को जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस कर रहे थे ग्लासगो समिट के दौरान, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 5 नेचर एलिमेंट्स यानी पंचामित्र का आह्वान किया। ये पंचामित्र है क्या? देखिए COP26 में पीएम मोदी ने, COP26 का कहाँ हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। इसमें 5 जो एलिमेंट्स थे उनकी बात की गई प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। 5 एलिमेंट्स आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आप यहीं से पढ़िए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो 5 एलिमेंट्स बताए, पंचामित्र बताए COP26 के दौरान, उसमें पहला था क्या? 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है, 500 गीगावाट। फिर जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको 2005 के लेवल से 45% ऑफ जीडीपी कम करना है। तीसरा एलिमेंट क्या था? इंडिया की जो 50% इलेक्ट्रिक इंस्टॉल कैपेसिटी होगी वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से आएगी 2030 तक। चौथा एलिमेंट था हमारा 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन रिड्यूस करना 2030 तक। और लास्ट यानी 5th एलिमेंट था नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक। ये यहाँ पे सेम चीज़ लिखी है, 500 गीगावाट 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करना है। उसके अलावा इंडिया की 50% एनर्जी डिमांड को, रिक्वायरमेंट को 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से करना है। 1 बिलियन कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है 2030 तक। कार्बन इंटेंसिटी को 2005 के लेवल से 45% कम करना है 2030 तक। फिर नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक। ये पंचामृत हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा। वैसे अगर पंचामृत नाम लिया है तो मोस्टली ये एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में आता है। जो पंचामृत होता है वो दूध, दही, घी, हनी और जगरी के लिए यानी गुड़ के लिए यूज़ किया जाता है। एक आपने पंचामृत कई सारी पूजाओं में खाया होगा, हिंदू और जैन वर्शिप में जो है ये खासकर बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन अब क्लाइमेट सिनारियो में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पंचामृत नाम दे दिया। वो 5 याद रखिएगा आप, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कहीं। ये 5 ही तो नोट करने हैं, बाकी तो ये इजीली याद रहेगा आपको कि कहाँ कहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है। इंडिया जो है वर्ल्ड की 17% से लेके 18% तक की पॉपुलेशन को होल्ड करता है, लेकिन अगर कार्बन एमिशन की बात की जाए तो मात्र 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। यानी इंडिया जो है बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंट्री है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आपको पता ही है कि उसका रिव्यू होना रहता है, तो उससे रिव्यू से रिगार्डिंग ये तीसरी मीटिंग थी। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के रिव्यू से रिगार्डिंग ये तीसरी मीटिंग थी। पेरिस क्लाइमेट COP21 2015 में हुआ था।
इसमें ये कहा गया है कि हर 5 वर्ष पे ये चेक करना है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है हम उसमें कहाँ प्रगति कैसे हो रही है, ठीक है। तो उससे रिगार्डिंग कि हम लोग 5 वर्ष में क्या बताएंगे, ये तीसरी मीटिंग थी, ठीक है। बाद में 5 वर्ष में जो होगा वो होगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में फ्रांस में हुआ था, आपको पता ही है। बाद में यूएस इससे बाहर हो गया। अब देखते हैं वापस होता है कि नहीं जो बिडेन की गवर्नमेंट के दौरान, बाकी देख लेंगे, मेरे ख्याल से होगा ये। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर हुई है, समर कैंपेन, उसको एड्रेस किया हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। तो समर कैंपेन के लिए 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर हुई है, देख लेते हैं। बहुत फैक्चुअल डाटा है लेकिन आप कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रखी है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, हाल ही में उन्होंने एड्रेस किया है समर कैंपेन 2021-22 के लिए होने वाली 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर। इन्होंने बताया जो समर क्रॉप, जिसको आप रबी क्रॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है, रबी क्रॉप यही तो है जिसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड शुरू होने वाला है, ये रबी क्रॉप ही कहलाती है। हार्वेस्टिंग पीरियड रबी के सीजन में हो, मतलब कि गर्मी के मौसम में हो, तो उसको कहते हैं रबी क्रॉप, ठीक है। तो समर क्रॉप सिर्फ ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं करती हैं, बल्कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती हैं रबी और खरीफ सीजन के दौरान, ठीक है। मार्केट जो फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ाकर, तो ये गर्मी के सीजन में आपको पता ही होगा समर क्रॉप जो है उगाई जाती हैं। कई बार जायद क्रॉप्स आपने सुना होगा, वो भी हैं, सन क्रॉप कहते हैं वैसे रबी को, समर में भूल गया, ठीक है। तो जायद क्रॉप जो होती हैं ये खरीफ और रबी के बीच में उगाई जाती हैं, आप याद रखिएगा। आपने खीरा खाया होगा, कुकुम्बर वगैरह जो आपने सुना है, ठीक है, ककड़ी वगैरह, ये सब आपकी जायद क्रॉप में आता है जो गर्मी के सीजन में मोस्टली। अभी गेहूं आपका जो कि एक रबी क्रॉप है वो हार्वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद फील्ड आपकी खाली पड़ी रहेगी अगर आप जायद क्रॉप नहीं उगाएंगे। तो जायद क्रॉप सिर्फ आपका एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं करता है, जबकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पल्सेस, कोर सीरियल, न्यूट्री सीरियल इनको प्रमोट कर रही है समर क्रॉप कल्टीवेशन को प्रमोट करके, कई सारे प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं। जायद क्रॉप का जो कल्टीवेशन एरिया है, ये देख लीजिए, जायद क्रॉप का कल्टीवेशन एरिया जिसमें राइस भी इंक्लूड है, वो लगभग 2.7 टाइम बढ़ चुका है। 2017-18 के दौरान जायद क्रॉप कल्टीवेशन एरिया था 29.71 लाख हेक्टेयर, इस समय है 80.46 लाख हेक्टेयर। तो जायद क्रॉप कल्टीवेशन एरिया बढ़ गया है, ये अच्छी चीज़ है। हम अपनी फील्ड को खाली नहीं छोड़ रहे हैं। क्या मतलब है खाली छोड़ने का? एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने यह भी कहा है जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या फिर जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी हैं, इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करने चाहिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। क्यों? ताकि ग्रॉस रूट लेवल पर टेक्नोलॉजी और नॉलेज हर इंसान तक पहुंच सके, ठीक है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यह भी कहा कि 2020-21 के दौरान कोविड से इंडिया जो है बुरी तरह प्रभावित था, लेकिन 4th एडवांस एस्टिमेट की बात की जाए तो 308 मिलियन टन, तो लाख टन लिखा है 30,000 के आसपास, तो 308.6 मिलियन टन के आसपास फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुआ है 4th एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से, जो कि हाईएस्ट एवर प्रोडक्ट। बाकी पल्सेस और ऑयल सीड का प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई रहा है, याद रखने वाली जरूरत नहीं है। हाँ, जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो लगभग 354 लाख बेल्स रहा है। 1 बेल इक्वल टू कितना होता है? 170 kg। 1 बेल इक्वल टू 170 kg होता है। 1 बैरल इक्वल टू 159 लीटर होता है, इतना अंतर याद रखिएगा। तो कॉटन का प्रोडक्शन 354 लाख बेल्स के आसपास रहा है। इंडिया जल्द ही फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेगा वर्ल्ड में कॉटन प्रोडक्शन में। अभी कौन है? चाइना है, याद रखिएगा। वैसे पल्सेस और ऑयल सीड को नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के सब कंपोनेंट के तौर पर इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है, वो बात अलग है। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इससे एफिलिएटेड रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं। क्या? टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड कर सकें एग्रीकल्चर की फील्ड में। पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में 1974 में पुदुचेरी में स्टैब्लिश किया गया था। ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड होते हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र इंडिया में ओपन किए जा चुके हैं। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। कोल मिनिस्ट्री का जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है 38.33% ग्रोथ दिखाई है इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो ये अच्छी बात है। अभी दिसंबर जो समाप्त हुआ है तभी तक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हैं उनके द्वारा 38.33% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्रोथ दिखा दी गई है। ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत फैक्चुअल डाटा है। हाँ, ये देख लीजिए,
ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्रोथ दिखाई गई है 28.33% ग्रोथ दिखाई गई है। तो इस बार 12,605 करोड़ के आसपास हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि टोटल टारगेट का 75% है। तो लगभग इनका मेरे ख्याल से 18 करोड़ के आसपास होगा टारगेट, 18,000 करोड़ के आसपास, और 12,605 करोड़ के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर कर चुके हैं। ठीक है, ये बात छोड़ दीजिए आप, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पढ़ लेते हैं। हाल ही में जो हमारे कोल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं अनिल कुमार जैन, इनके लिए कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या? कोयला सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे उनकी जानकारी होगी कोयला दर्पण पोर्टल पर। कोल प्रोडक्शन की बात की जाए इंडिया में तो छत्तीसगढ़ लास्ट जो फिनेंशियल ईयर था 2020-21, छत्तीसगढ़ ने हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन किया है। सेकंड आया है उड़ीसा। इंडिया का जो टोटल कोल प्रोडक्शन है, हालांकि उसमें डिक्लाइन देखा गया 2% के आसपास, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। इंडिया की पहली कोल माइन कौन थी? रानीगंज, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे खुदाई शुरू की थी, और रानीगंज कोल माइन है वेस्ट बंगाल में। 1774 में ही यहाँ पे कोल की खुदाई शुरू हो गई थी। हमारे इंडिया में 2 क्षेत्र हैं जहाँ पर कोयला पाया जाता है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। गोंडवाना कोल फील्ड जो लगभग 250 मिलियन ईयर ओल्ड है, और फिर टर्सरी कोल फील्ड जो कि 15 to 60 मिलियन ईयर ओल्ड है। तो आप गेस कर सकते हैं जो जितना पुराना वो उतना बेहतर। गोंडवाना कोल फील्ड, इंडिया की 99% कोल प्रोडक्शन यहीं से आता है। और यहाँ का खास बात क्या है? गोंडवाना कोल में मॉइस्चर वगैरह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी की चट्टानों से बनी है गोंडवाना लैंड, आपको पता ही होगा। पेनिसुलर इंडिया जो है सबसे स्टेबल एरिया है इंडिया में, भूकंप भी नहीं आएंगे ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ पर मॉइस्चर नहीं है कोयले में। क्यों? क्योंकि जो नीचे मिट्टी है वो आपकी क्या है? ज्वालामुखी की चट्टानों से बनी है ना, तो इसीलिए टर्सरी कोल फील्ड में मॉइस्चर वगैरह सब कुछ पाया जाता है। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में ये आता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जो एक्सपोर्ट है सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट 49% इंक्रीज दिखाया है अप्रैल से दिसंबर के बीच में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर फोकस कर रही है, PLI स्कीम भी लॉन्च कर चुकी है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग USA को, UAE को। फैक्चुअल डाटा है लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि नॉलेज इंक्रीज हो जाए। गवर्नमेंट इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट है वो $1.67 बिलियन हो गया, जो कि 34% अधिक है लास्ट ईयर से। ठीक है, बाकी ये डाटा मेरे ख्याल से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। टॉप 5 डेस्टिनेशन छोड़ दिए, आप टॉप 2 याद रखिए, USA और UAE टॉप 2 डेस्टिनेशन है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के। मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है इसी में देखा गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट पर। ठीक है, FDI जो है 100% अलाउ की जा चुकी है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 24 जनवरी को ही 5 ईयर का रोड मैप या फिर विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। ये सेकंड वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम तो नवंबर 2021 में ही आ चुका है। जो विजन डॉक्यूमेंट है वो कहता है 2026 तक इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बनाना है और $300 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है 2026 तक, 2026 तक। अच्छा, ये नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स आई थी, उसमें कहा गया था 2025 तक हमें $400 बिलियन की क्या करनी है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें क्या कहा गया? 2026 तक $300 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो मतलब साल एक बढ़ाया गया और प्रोडक्शन को कम किया गया, ये याद रखिएगा। तो अगले 5 वर्षों के लिए आई है आपके ये विजन डॉक्यूमेंट। वर्तमान में $75 बिलियन का आपका कोल मैन्युफैक्चरिंग का व्यापार है, इसको $300 बिलियन करना है अगले 5 वर्षों में। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो इंडिया की रैंकिंग है टॉप 2-3 में लाना है 2026 तक, यानी अगले 5 वर्षों में। गुड्स का एक्सपोर्ट देख लीजिए, वर्तमान में $15 बिलियन का है, $120 बिलियन का करना है 2026 तक। ये विजन डॉक्यूमेंट के कुछ फैक्ट हैं जो दूसरी बार हम लोग पढ़ रहे हैं। रेगुलर PIB देखने से यही फायदा होता है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट मेमोराइज हो जाते हैं। इतना रिपीट, और अगर आप संडे को रिवाइज कर लेते हैं तो मतलब रिपीट ही रिपीट। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जो वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर है उसको एड्रेस करने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसके अलावा फ्रांस की एजेंसी है AFD, तो इन दोनों ने, फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी है AFD, इन दोनों ने मिलकर स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर को एड्रेस करने के लिए। तो स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया है। फ्रांस की एक एजेंसी है AFD और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा DPIIT के सहयोग से स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज
लॉन्च किया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर, इसमें जो है प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं उनको एड्रेस करने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज जो है रन किया रहा है। 4 थीमेटिक एरिया हैं स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज के: सोशल इंक्लूजन, जीरो डंपिंग, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल इनेबलेंट। तो याद रखिएगा स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स द्वारा AFD के साथ मिलकर। फ्रांस की जो डेवलपमेंट एजेंसी है, जो भी स्टार्टअप चुने जाएंगे इस स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज में, जो भी जीतेंगे वो चुने जाएंगे, तो उनको 25 लाख रुपए की सीड फंडिंग मिलेगी। स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज में 10 से जो स्टार्टअप उनको सेलेक्ट किया जाएगा और सबको 25 लाख तक की सीड फंडिंग मिलेगी। अब इंडिया के पास फ्रांस और EU आगे बढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है उससे UK बाहर हो गया, आपको पता ही है, ब्रेग्जिट हुआ था। तो UK अलग रिलेशन बना रहा है, तो फ्रांस ने सोचा हम भी भैया अलग से रिलेशन बनाएं। क्या भरोसा यूरोपियन यूनियन के साथ आगे बढ़ पाएँ या ना बढ़ पाएँ। बाकी इस समय इंडिया जो है 70 यूनिकॉर्न इंडिया में रन कर रहे हैं। यूनिकॉर्न मतलब जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो, फिजिक्स वाला $1 बिलियन से ऊपर है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्टार्टअप चैलेंज रन करके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टार्टअप के द्वारा सॉल्व करना चाहती है और हर फील्ड में नए नए स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहती है। AFD और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब लॉन्च किया गया? 1 अक्टूबर 2021 को। गार्बेज फ्री सिटी बनानी है अगले 5 वर्षों में। स्वच्छ भारत मिशन 2021 याद रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया, गार्बेज फ्री सिटी। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत कब हुई थी? 2014 में, इतना याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं आप